नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, हमारे 10 मॉडल पेपर सीरीज चल रही थी। पशु परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए 10 मॉडल पेपर देने का वादा किया था, वो पूरा हो रहा है। 5 मॉडल पेपर आज दे रहा हूँ। अब तक 4 मॉडल पेपर दे चुका हूँ। इन सबको देख लेना और अपने साथियों तक शेयर कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। आपने थ्योरी बहुत पढ़ ली, मैराथन बहुत देख ली, अब सीधा सीधा प्रश्नों को देखो जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। पहला प्रश्न है, पेपर मेरे दोस्त इसी प्रकार का आएगा जैसा आप फॉर्मेट देख रहे हैं, बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। क्या है कि मानव शरीर के किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? बताइए, आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीधे सीधे प्रश्नों को देखेंगे और उनके आंसर देखेंगे, सीधे सीधे रटना है। ठीक है, क्वेश्चनों को रट लेना, बिल्कुल यहीं से बनेगा पेपर। नेक्स्ट है आपका रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑब्लांगेटा के द्वारा जो है रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एरियोरल संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता है। एरियोरल संयोजी ऊतक किस में नहीं पाया जाता? बताइए। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रक्तवाहिका आंतरिक अंगों के बीच में जो है एरियोरल संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है आपका पायरिमिडिन जो न्यूक्लिक अम्लों में मिलते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ये कहलाएंगे साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन पायरिमिडिन न्यूक्लिक अम्लों में मिलते हैं। आपके शरीर के प्रत्येक कोशिका में भोजन पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है? बताइए, कौन सा तंत्र जो है उत्तरदायी होता है भोजन पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए? तो ये हो जाएगा आपका परिसंचरण तंत्र। क्या हो जाएगा? परिसंचरण तंत्र मेरे दोस्त। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार से पढ़ने का अब टाइम आ गया है। एग्जाम आपके 5 दिन बाद तो एग्जाम है, तो इसको जो है जल्दी जल्दी आपको जो है प्रश्नों को दिखाने का मेरा उद्देश्य है, जो इंपॉर्टेंट है और सीधे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फालतू थ्योरी जितनी पढ़नी थी पढ़ ली, अब ना ही व्याख्या देखनी, कुछ नहीं देखना, सीधा प्रश्न देखना है और आंसर देखना है और टिक करना है, एग्जाम सेंटर में वही मिलेगा। ठीक है, तो मानव शरीर के फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? बताइए, मानव शरीर के फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए एंजाइम किसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं? बताइए। जाइमेज में। मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? बताइए। तो मानव में जो है 31 मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं। 31, ठीक है, 31 मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं। आहार नली यानी आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र जो है सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम में होती है। कहाँ होती है? सेरिब्रम में होती है मेरे दोस्त। एंजाइम की सामान्य क्रियाविधि क्या है? एंजाइम की सामान्य क्रियाविधि बताइए क्या है? तो ये एक संकीर्ण ऊर्जा को कम कार्य करता है। ये आपकी एंजाइम की सामान्य क्रियाविधि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े, आ जाओ, जल्दी जल्दी देख लो प्रश्नों को और एग्जाम में बिल्कुल तबाही मचा देना। ठीक है ना, चलिए शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपोथैलेमस जो है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न, लार निम्न में से किसके पाचन में संयोग करता है? लार किसके पाचन में संयोग करता है? लार जो है लार स्टार्च के पाचन में संयोग करता है। अमाशय की जठर ग्रंथियां स्रावित करती है। अमाशय की जठर ग्रंथियां स्रावित करती है, किसको करती है? तो अमाशय की जठर ग्रंथियां श्लेष्मा और HCl पेप्सिनोजन को स्रावित करती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, प्रश्न नंबर 17 है आपका, अगर अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो आपके जो है इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। हीमोग्लोबिन में निम्न धातु होती है। हीमोग्लोबिन में निम्न धातु कौन सी होती है? आयरन होती है निम्न धातु। चलिए रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन का क्या तात्पर्य है, कार्य है? रुधिर वर्णिका में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य रहता है? तो इसका कार्य रहता है मेरे भाई ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना, पूरे शरीर में बॉडी में ऑक्सीजन का जो है पहुंचाने का कार्य रुधिर वर्णिका का रहता है, हीमोग्लोबिन का रहता है। नेक्स्ट है आपका ब्रक की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ब्रक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई रह जाएगी आपकी ब्रक नलिका। क्या हो जाएगी? ब्रक नलिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाचन से संबंधित एंजाइमों के लिए सत्य कथन आपको बताना है। सत्य कथन बताना है तो क्या हो जाएगा? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर ग्लूकोज में बदलना, बिल्कुल सत्य है। पेप्टाइडेज प्रोटीन का पाचन कर अमीनो अम्ल में बदलता है, ये भी सही है। लाइफेज वसा का पाचन कर बसीय अम्ल एवं गिल्सरॉल में बदलता है, बिल्कुल। उपरोक्त सभी सत्य कथन हो जाएंगे इसके, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है? मनुष्य जब रोटी चबाता है तो मीठी क्यों लगती है? वो किसके कारण लगती है? तो वो लगती है आपके कार्बोहाइड्रेट शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शक्कर में परिवर्तित होता है और शक्कर आप सभी को पता है कैसी होती है? मीठी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संरचना पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ पथ है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, आ जाइए।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रसनी होने वाला है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मानव शरीर में नहीं पाई जाने वाली लार ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि कौन सी है जो मानव शरीर में नहीं पाई जाती? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंफ्रा ऑर्बिटल। इंफ्रा ऑर्बिटल जो है मानव शरीर में नहीं पाई जाती। ठीक है, निम्न में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, बताइए। तो बॉमन कैप्सूल जो है मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई? 31 मार्च 1958 में। 31 मार्च 1958 में। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा, बताइए। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित हो रहा है? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है लाभान्वित हो रहा है। सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से? सेई परियोजना का संबंध किस बांध से? तो मेरे दोस्त सेई परियोजना यानी सेई नदी से आपके जो है जवाई बांध में पानी जाता है, तो इससे संबंधित हो जाएगा। जवाई बांध कहाँ है? पाली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका भीखा भाई सांगवाड़ परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भीखा भाई सांगवाड़ परियोजना जो है आपकी माही नदी पर हो जाएगी। भीखा भाई माही नदी उल्टे यू आकार की, डूंगर पर बांसवाड़ा इधर। ठीक है, दक्षिण राजस्थान। चलिए, बत्तीसा नाल सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? बत्तीसा नाल सिंचाई परियोजना पता नहीं आपको किस जिले से संबंधित है? तो बत्तीसा नाल सिंचाई परियोजना, सी से सिंचाई, सी से सिरोही, याद रखना। बत्तीसा नाल सिंचाई सिरोही में हो जाएगी। माही परियोजना से राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होते? माही परियोजना से राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित हो रहे? तो 2 जिले जो है लाभान्वित हो रहे हैं। पांचना बांध जो कि 5 नदियों के संगम पर बना है किस जिले में स्थित है? आप सभी जानते हैं एकमात्र मिट्टी से बना हुआ बांध करौली में स्थित है। ठीक है, 5 नदियों का आता है इसमें, भैंसावत, भद्रावती, एटा, है ना, इनका 5 नदियों का पानी इसमें आता है। चलिए, नर्मदा नहर परियोजना के तहत सर्वप्रथम राजस्थान के किस गांव को पानी मिला? नर्मदा नहर परियोजना से सर्वप्रथम राजस्थान किस गांव को पानी मिला था? तो जालौर के सीलू गांव को जो है सर्वप्रथम पानी मिला था नर्मदा नहर परियोजना से। राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध कौन सा है? तो चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध था आपका राजस्थान में कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध साहब। चलिए, इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाओं में से प्रथम तथा एकमात्र ऐसी शाखा जो नहर के बाईं ओर से निकलती है, एकमात्र ऐसी शाखा, ये महत्वपूर्ण लाइन है बिल्कुल, जो बाईं ओर से निकलती है। बाईं ओर से कौन सी निकलती है? तो ये निकलती है आपकी रावतसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लक्ष्मी नारायण जी, लालगढ़, करनी जी, निम्न में से क्या है? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो ये जो है आपकी गंग नहर की शाखा है। क्या है? गंग नहर की शाखा है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 37, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो मिक्स है वो है आपकी चंबल आप सभी को पता है, राजस्थान और एमपी से लगते हुए यमुना में जाकर मिलती है। ठीक है, कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? कंवरसेन लिफ्ट नहर के द्वारा आपके जो है बीकानेर और गंगानगर को लाभ मिल रहा है। गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य जिला कौन सा है? तो गुड़गांव नहर परियोजना से आपके किसको मिल रहा है? गुड़गांव नहर परियोजना से आपके भरतपुर जिले को लाभ मिल रहा है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के किस जिले में? तो जाखम है आपके प्रतापगढ़ में। ठीक है, चलिए, किस परियोजना का संबंध सामने दर्शाए गए जिले से नहीं है, यानी कि आपको बताना है कौन सा गलत है। यानी छापी सिंचाई परियोजना ही गलत हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। पिपला सिंचाई योजना सवाई माधोपुर में, और आई चित्तौड़गढ़, और पश्चिम बनास सिरोही हो जाएगा। बिल्कुल। राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन, राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा की स्थापना कब की गई, बताइए। तो राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन और कोटा की स्थापना कब की गई मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से। तो ये की गई थी 1984 में। कब की गई? 1984 में की गई थी। सावन भादो परियोजना किस में स्थित है, किस जिले में स्थित है सावन भादो परियोजना? तो आप सभी को पता है सावन भादो कोटा में स्थित है, सावन भादो महल। ठीक है, हथियादय, हिंडलौत व अंधेरी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगी आपकी 12 जिले में। किसमें है? 12 जिले में हथियादय, हिंडलौत और अंधेरी। गंग नहर पंजाब में बहने के बाद कहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है? तो गंग नहर पंजाब में बहने के बाद राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये करती है आपके जो है, ये करती है आपके गंग नहर पंजाब से खक्कन गंगानगर से। ठीक है, गोविंद सागर जलाशय का संबंध किस नदी घाटी परियोजना से? गोविंद सागर से आपको याद रखना है क्या? गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना याद रखनी होगी आपको। गोविंद सागर जलाशय का संबंध किससे? भाखड़ा नागल परियोजना से है। भाखड़ा नागल परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों ही इसमें आ जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 प्रश्न पर जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्दी जल्दी आपके लिए इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि आपकी एग्जाम नज़दीक आ चुकी है, और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बस पढ़ना है और उनका आंसर देखना है, फालतू थ्योरी अब नहीं पढ़नी है। ठीक है, चलिए बताइए, गरदरा सिंचाई परियोजना बूंदी से संबंधित नदियां हैं। तो गरदरा सिंचाई परियोजना बूंदी से संबंधित नदियां कौन सी हो जाएंगी? मंगला हो जाएगी, मंगला डूंगरी और गणेश नाला नदियां, ये दोनों हो जाएंगी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका।
सही परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले के किस तहसील में कराया गया? सही परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले के किस तहसील में कराया गया? तो ये आपके कोटड़ा तहसील में करवाया गया था। गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया। बिल्कुल साहब, गंगा सिंह जी ने करवाया। लेकिन कब करवाया? तो ये 1927 में करवाया। 1927 में गंगा सिंह ने करवाया। उत्तरी राजस्थान का अपने जो है गंगा सिंह को कहा जाता है ना यार, वो क्या बोलते हैं, वो नहर को लाने वाले को याद नहीं आ रहा है। अब बताओ क्या बोलते हैं गंगा सिंह के बारे में विशेष? हाँ, गंगा सिंह को बोला जाता है कुछ पानी लाने में, गंगा को लेकर आया, उसको क्या बोलते हैं? भागीरथ। हाँ, भागीरथ, याद रखना, भागीरथ। ठीक है, गंगा सिंह को कहा जाता है। अब आपके मैथ के प्रश्न है, मैथ के प्रश्न को हम करेंगे स्किप। ठीक है, इनको आपको जो है स्वयं को करना होगा, और इनके लिए जो आप चाहे तो पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, वहाँ से मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा और आप जो है इसको ले लेना। ठीक है, चलिए मैथ के प्रश्न को स्किप करते हुए आगे बढ़ते अपने जीके के क्वेश्चनों पर। ठीक है, क्योंकि मैथ के प्रश्न आपको हूबहू नहीं मिलेंगे, इनसे रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है, तो आपने पढ़ी है तो आपको आती होगी। ठीक है, बाकी जीके के प्रश्न आपको अपने पेपर से बनते हुए दिखेंगे, ये मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही कम समय में आपको जो है बेहतरीन प्रश्न उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो 76 में प्रश्न है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने T20 क्रिकेट के इंडियन प्रीमियर लीग 17वें संस्करण का खिताब 26 मई 2024 को किसे पराजित कर तीसरी बार जीता था? तो किसे जीता था बताइए, किसको पराजित किया था, ये बताया पूछा आपसे। देखिए एग्जामिनर कि हार्ड भी बनाएगा तो इस प्रकार के प्रश्न बना सकता है, तो आपको जीतने वाले ही नहीं हारने वाले भी याद रखने। तो सनराइज हैदराबाद जो है हारी थी। कच्छ अजरक वास्तुशिल्प किस राज्य का परंपरागत वस्त्र है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ये गुजरात का हो जाएगा कच्छ अजरक। ठीक है, कच्छ से गुजरात ऑटोमेटिकली आपको आना चाहिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बनी 55 वर्षीय ज्योति रात्रे किस शहर से? तो ज्योति रात्रे याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय है, और ये जो है भोपाल की है, भोपाल शहर से संबंध रखती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ जाओ, 79वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताइए, तो पुरुषों का 33वां थॉमस कप का खिताब किस देश ने जीता? बताइए, कमेंट कीजिए, बताइए कमेंट में कि किस देश ने जीता था पुरुषों का 33वां थॉमस कप का खिताब जीता चीन ने। ठीक है, चलिए भारत व फ्रांस का कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास मेघालय के उमरोई में आयोजित 13 से 16 मई 2024 को किया गया? बताइए, तो यह है आपका शक्ति अभियान। चलिए 23 मई 2024 से राज्य गोपालन विभाग ने गौवंश एवं पक्षियों को लू से बचने के लिए किस मिशन की शुरुआत की थी? बताइए, तो मिशन मिशन संरक्षण 2024, मिशन संरक्षण 2024 की गोपालन विभाग ने गौवंश एवं पक्षियों को लू से बचने के लिए इसकी शुरुआत की थी 23 मई 2024 को। देश के 40 प्रगतिशील महिला सरपंचों ने राज्य के किस महिला सरपंच का चयन सीप रिप्रेजेंट 2024 के लिए किया था? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीरू यादव मत कर देना जो चर्चा में रही। प्यारी कुमारी चौहान है, सीप रिप्रेजेंट जो है 2024 के लिए प्यारी कुमारी चौहान हो जाएगी। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्य की राजधानी में कौन सा भवन बनाने की घोषणा की गई है? बताइए, कौन सा भवन बनाने की घोषणा की है भजनलाल जी ने? तो राजस्थान भवन बनाएंगे। भाई राजस्थान से है तो राजस्थान भवन ही बनाएंगे ना। चलिए, राजस्थान के साहित्यकार पुरुषोत्तम पल्लव की किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? किस पुस्तक का विमोचन किया गया है बताइए, तो राजस्थान साहित्यकार पुरुषोत्तम पल्लव की माँ सबरी का विमोचन किया गया है। चलिए 85 प्रश्न, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा अभियान चलाया जाएगा? कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो हरिवन वृक्षारोपण अभियान। कौन सा चलाया जाएगा? हरिवन वृक्षारोपण अभियान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? बताइए, जिनका हाल ही में निधन हुआ है पहली महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल जी। कौन? कमला बेनीवाल जी। इंदौर मध्य प्रदेश में संपन्न 74वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने बालक वर्ग में कौन सा पदक जीता? बताइए, कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है मेरे भाई, स्वर्ण पदक लेकर आए। बालक क्या ले रहा है? स्वर्ण पदक ले रहा है। ठीक है, राजस्थान के बालक स्वर्ण पदक लाए। ठीक है, चलिए राज्यपाल द्वारा किस विश्वविद्यालय को सत्र 2021-22 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए, किस विश्वविद्यालय को? तो ये है हमारे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर को जो है सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस की डिजाइन की तर्ज पर राजस्थान में कहाँ पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है? बताइए, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इनके, फिर से पढ़ लीजिए प्रश्न को। स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस की डिजाइन की तर्ज पर राजस्थान में कहाँ पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया? तो पद्म स्मारक आपके जो है सिलावा गांव बीकानेर में बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए हाल ही में समाचारों में रहे बोइंग स्टार लाइनर का प्राथमिक कार्य क्या है? बोइंग स्टार लाइन
स्टार लाइनर का प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाना, वाइंग स्टार लाइन। ठीक है, बताइए कलाली क्या है, कलाली क्या है, कलाली 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 क्या है, कलाली लोकगीत है, कलाली क्या है, लोकगीत है, याद रखना। किस विरहिणी नायिका द्वारा अनुभूत वियोग जन्य दुखों का वर्णन करने वाले गीत गाए हैं, लिखे हैं? तो ये हो जाएगा क्या आपका, बारामासी, बारामासी हो जाएगा। ठीक है, रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है, रसिया, रसिया आपके जो है पूर्वी राजस्थान, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इधर गाया जाता है। निम्न में से कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं है, बताइए। विवाह से संबंधित नहीं है, जो पणिहारी जो है ये विवाह से संबंधित नहीं है, क्योंकि पणिहारी तो पानी लाने वाली को कहते हैं ना, पावना दो पट्टा सीटने, ये विवाह से संबंधित है। आंबो मोरिया क्या है, आंबो मोरियो क्या है, बताइए। आंबो मोरियो क्या है, आंबो मोरियो पारिवारिक सुख को चित्रित करने वाला एक गीत है, आंबो मोरियो। विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है, विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र जो है डमरू है, भोले बाबा का डमरू सबसे प्राचीन है। ठीक है, कामाच्य किस प्रकार का लोकवाद है, कामाच्य किस प्रकार का लोकवाद है, बताइए। कामाच्य, कामाच्य जो है तत्त वाद्य यंत्र है। कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था, तो कर्णाभील आप सभी को पता होना चाहिए, कर्णाभील, कर्णाभील जो है नड वाद्य यंत्र का वादक था। पीतल पे कांसे के मिश्रित धातु की किस गोलाकार बाद को हमेशा जोड़े से बजाया जाता है, बताइए। तो मजीरा जो है, मजीरा पीतल और कांसे के मिश्रित धातु का होता है और जिसे गोलाकार बाद को हमेशा ही जोड़े के रूप में बजाया जाता है, एक दूसरे से टकरा कर ये बजते हैं। अब बताइए सही सुमेलित नहीं है, ये बताना आपको, सही सुमेलित नहीं है, बाद और प्रकार दे रखे हैं आपको। तो एक तारा तत्वाद यंत्र है, अलगोजा सुषुरवाद यंत्र है, मानल अवनद है, लेकिन ताल जो है ये आपका जो है सम्मिलित नहीं है, भरनी ताल नहीं है। ठीक है, ताल में नहीं भरनी साहब। चलिए 101वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी, बताइए जल्दी से। राइट आंसर कमेंट में दीजिए इसका आंसर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहना, कमेंट में आंसर दे दे जल्दी से, क्योंकि ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है ना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, नागवट प्रथम, नागवट प्रथम। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई, ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसके काल में की गई, तो भोज प्रथम के काल में की गई साहब। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था, संस्कृत कवि राजशेखर जो है, राजशेखर किसके दरबार में था, बताइए। राजशेखर जो है आपके महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था आपके कौन कौन था, बताओ। यशपाल। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था, बताइए। तो गुर्जर प्रतिहार ने भाग लिया था। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है, बताइए। प्रतिहारों की कौन सी शाखा जो है सर्वाधिक पुरानी प्राचीन मानी जाती है, तो वो हो जाएगी आपकी मंडोर शाखा। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है, बताइए। मंडोर प्रतिहार जो वंश है किस शासक से प्रारंभ होता है, तो ये प्रारंभ होता है आपके किससे, रज्जिल से। किससे प्रारंभ होता है, रज्जिल से। चलिए 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था, किसने शासन किया था, तो ये किया था आपके प्रतिहारों ने। किसने शासन किया था, प्रतिहारों ने किया था 750 से 1000 ईस्वी के दौरान। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया, तो गुर्जरों को जो है प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था, प्रभाकर वर्धन ने। ओसिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण कराया गया, ओसिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा ओसिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण करवाया गया। हसमत वाला राजा, हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है, सभी को पता होना चाहिए, कमेंट में आंसर दे दो सभी। किसे कहा जाता है, राव मालदेव को कहा जाता है हसमत वाला राजा। मुगल सम्राट जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि किसे प्रदान की थी, दलथम्बन की उपाधि प्रदान करी जहांगीर ने, किसे, गज सिंह को। गज सिंह को जो है दलथम्बन की उपाधि दी जहांगीर ने। ठीक है, गिरी समेल युद्ध लड़ा गया कब, कब लड़ा गया बताइए। तो ये लड़ा गया आपका जनवरी 1544 में, अगर डेट पूछे तो 5 जनवरी। ठीक है, और इसी से आपको क्या याद रखना है, 1544 और 1644। 1644 में क्या, 1644 में आपकी मतीरे की राड, मतीरे की राड याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मारवाड़ का प्रताप नाम से प्रसिद्ध कौन थे, मारवाड़ का प्रताप या फिर क्या कहते थे, मारवाड़ का अग्रगामी जी, अग्रगामी जिसे कहा जाता था, बताइए। मारवाड़ का अग्रगामी कहा जाता था, बिल्कुल ऑप्शन की जरूरत नहीं है, सभी को पता है, राव चंद्रसेन को कहा जाता है। रूपाध्याय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है, रूपाध्याय का संबंध जो जोधपुर के जसवंत सिंह से संबंध है साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था, 72-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था, तो बीकानेर के राय सिंह को जो है जोधपुर सुपुर्द किया था। बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया, किस अभियान पर भेजा गया था, तो बीकानेर के राजा राय सिंह को जो है थट्टा के अभियान पर भेजा था।
वीर दुर्गादास की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो वीर दुर्गादास की छतरी बनी हुई है आपके उज्जैन में। कहाँ बनी हुई है? उज्जैन में। नागौर के शासक अमर सिंह राठौर तथा बीकानेर के राजा करण सिंह के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? बताइए। अभी मैंने आपको बताया था ये, है ना, तो पता होना चाहिए। अमर सिंह राठौर और बीकानेर के राजा करण सिंह के मध्य मतीरे की लड़ाई होती है 1644 ईस्वी में। ठीक है। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई के विवाह किस मुगल युवराज से किया था? मुगल युवराज से किया था, तो सलीम के साथ किया था। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था आपके 1570 में किया गया था नागौर दरबार। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण। कितना सिंपल प्रश्न पूछा है। कमेंट में इसका तो आंसर दे ही दे भाई। मेरी बहना, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे बहना, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ये नहीं पता? हाँ, चिड़िया टूक पहाड़ी पर राव जोधा ने करवाया। ठीक है। चलिए, जोधपुर शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में किसका साथ दिया था? जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? बताइए। जो शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध होता है उसमें किसका साथ दिया था? तो इसने दिया था दारा सिक्को का साथ। दारा सिक्को का साथ दिया था। ठीक है। बाकी वैसे दारा सिक्को हार गया था। फिर जो है इसको जो है जसवंत सिंह को इसकी जो रानी थी महामाया नाम की, उसने जो है किले में घुसने नहीं दिया था इसको। ठीक है। वीर दुर्गादास राठौर ने वंश के शिशु राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था? दुर्गादास राठौर ने जो है अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था? बताइए। तो ये रखा था वीर दुर्गादास राठौर ने अजीत सिंह को पुष्करण ब्राह्मण जयदेव के यहाँ पर। ठीक है। बीकानेर के किस प्रथम शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? अकबर की अधीनता बीकानेर के प्रथम शासक कौन था जिसने स्वीकार की थी? तो वो था हमारा राव कल्याणमल। राव कल्याणमल था। मोटा राजा उदय सिंह का भाई था ये शायद, है ना। बहुवर्षीय घास का उदाहरण बताइए। बहुवर्षीय घास का उदाहरण क्या है? तो बहुवर्षीय घास आपकी नेपियर घास हो जाएगी, गिनी घास और शंकर नेपियर, ये तीनों हो जाएगी तो उपरोक्त सभी। ठीक है। ये बहुवर्षीय घास में है। नेक्स्ट है आपका मरु क्षेत्र में चारागाह के विकास के लिए उपयुक्त बहुवर्षीय घास कौन सी? मरु क्षेत्र में, मरु क्षेत्र में पूछा गया है तो ऑप्शन देखते हैं। चलिए, सेवण है आपकी, धामन है और अंजन है। तो सेवण, धामन और अंजन ये सभी क्या है? आपकी मरु क्षेत्र की घासें हैं, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। सेवण घास का वानस्पतिक नाम पूछा गया है तो सेवण घास का लेसियूरस सिडिकस हो जाएगा। लेसियूरस 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 सिडिकस सिंडिकुस। ठीक है। चलिए, रेगिस्तानी घासों का राजा किसे कहते हैं? तो रेगिस्तानी घासों का राजा किसे कहते हैं? रेगिस्तान की घासों का राजा सेवण घास को कहते हैं, क्योंकि ये लस्सी सिंडिकस से लाती है। लस्सी कहाँ से लाती है? सिंडिकोस से लाती है साहब। साइलेज किस श्रेणी में आता है? तो साइलेज जो है आपके, साइलेज गीला चारा में आता है। गीला चारे की श्रेणी में आता है साइलेज। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चारे का मुख्य कार्य क्या है? चारे का मुख्य कार्य पूछा गया है आपसे, बताओ भाई। चारे का मुख्य कार्य, भाई चारा खाएगा तो पेट भरेगा ना, सिंपल सी बात है। जानवर द्वारा यूरिया को अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए भोजन में नाइट्रोजन सल्फर कितने अनुपात में होना चाहिए? बताइए। तो 10:1 में जो है आपके होनी चाहिए नाइट्रोजन और सल्फर। सूखे चारे एवं गीले चारे का उपचार क्रम से कितने प्रतिशत यूरिया मिलाकर करेंगे? बताओ। सूखे चारे और गीले चारे का उपचार कितने प्रतिशत यूरिया मिलाकर करोगे? 4:0.5। ठीक है। यूरिया का उपचारित भूसे को डीसीपी, टीडीएन एवं पाचकता क्रम से होती है। बताइए। ये होती है आपके 5%, 50% और 70%। यानी कि डीसीपी होती है 5%, टीडीएन 50% और पाचकता जो है 70% होती है। ठीक है। मक्के में पाए जाने वाला पोषक विरोधी कारक क्या है? मक्के में पाए जाने वाला पोषक विरोधी 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 नाम आ रहा है, यानी कि एंटी नियासिम। ठीक है। चारे एवं दाने के बारे में असत्य कथन बताइए। चारे और दाने के बारे में असत्य कथन बताइए। तो दाने में ऊर्जा की मात्रा चारे से ज़्यादा होती है, सही बात है, सत्य है। जानवर का पेट भरना चारे का मुख्य कार्य है, ये भी सत्य है। चारे की पाचकता दाने से ज़्यादा होती है, ये गलत हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, असत्य कथन है। और चारे का घनत्व दाने से कम होता है, ये सही है। ठीक है। मुर्गी में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? मुर्गी जब प्रसव करती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो वो उसको कहते हैं लेइंग। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। मुर्गी के अंडे देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुर्गी जब अंडा देती है तो उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं क्या? ओबी पोजीशन। ओबी पोजीशन लेकर वो अंडा देती है। ओबी पोजीशन ले रही है, अंडे दे रही है। ठीक है। सफ़ेद रंग के अंडे देने वाली मुर्गियाँ है, तो सफ़ेद रंग के जो अंडे देती है वो मुर्गियाँ कहाँ से? भूमध्य सागरीय हो जाएंगी। भूमध्य सागरीय साहब। निम्न में से मुर्गी अमेरिकन नस्ल बतानी है आपको। अमेरिकन नस्ल कौन सी हो जाएगी? तो कड़कनाथ लेघॉर्न, ये तो अमेरिकन है नहीं। तो इधर कौन सी दे रखी है मेरे दोस्त? इधर दे रखी है आपके रोड आइलैंड और रोड आइलैंड रेड और बुसरा। तो रोड आइलैंड रेड जो है अमेरिकन हो जाएगी। ठीक है। चलिए, लेयर जो अंडे नहीं देती, लेयर जो अंडे नहीं देती उसे क्या कहते हैं? लॉफर। जो अंडे नहीं देगी लॉफर है, लॉफर है खाली, अंडे नहीं देती। हाँ, याद रखना लॉफर। मुर्गी कितने सप्ताह की उम्र से अंडे देना शुरू करती है? मुर्गी कितने सप्ताह की उम्र से जो है अंडे देना शुरू करती है? तो जब मुर्गी 22 सप्ताह की हो जाती है तो वो अंडे देना शुरू कर देती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बैगनी रंग की कलंगी, बैटल एवं जीव मुर्गी की किस नस्ल की विशेषता है? कलंगी जो है, कलंगी होती है ना गर्दन के ऊपर, ऐसे सर की मुंडी के ऊपर, वो होती है कलंगी, तो वो होती है बैगनी रंग की। और बैटल और जीव जो है मुर्गी की किस नस्ल की विशेषता है? बताइए। तो ये जो है आपके कड़कनाथ,
कड़कनाथ की विशेषता है। लड़ाकू नस्ल की नाम से प्रसिद्ध मुर्गी कौन सी है? तो लड़ाकू जो है, लड़ाकू असली लड़ाकू है, असील जो है लड़ाकू है, तो असली लड़ाकू, असली लड़ाकू। पोल्ट्री की सबसे भारी नस्ल बताओ। पोल्ट्री की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो पोल्ट्री की सबसे भारी नस्ल आपकी जर्सी ब्लैक जायंट हो जाएगी। जर्सी ब्लैक जायंट सबसे भारी हो जाएगी। पोल्ट्री की सबसे अच्छी लेयर एवं ब्रॉयलर नस्ल क्रम से कौन सी है? अच्छी लेयर और ब्रॉयलर यानी व्हाइट लेगहॉर्न और कॉर्निश हो जाएगी। व्हाइट लेगहॉर्न तो सबसे अच्छी लेयर है और ब्रॉयलर की बात करें तो कॉर्निश हो जाएगी। कड़कनाथ नस्ल के बारे में असत्य कथन बताइए। कड़कनाथ नस्ल के बारे में असत्य कथन बताना है आपको, तो इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से मानी जाती है, यही आपका असत्य हो जाएगा। बाकी काला मांस ये कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कलंगी बैटल से जीभ भेगनी होती है, अभी पढ़ा आपने, प्रश्न देखा था। सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य पूछा है, ऑप्शन है। 148वां प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा टीका ब्रॉयलर में नहीं लगाते। ब्रॉयलर में कौन सा टीका नहीं लगाते? तो एवियन फ्लू जो है ब्रॉयलर में नहीं लगाते, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका HVT वैक्सीन किस उम्र पर लगाई जाती है, बताइए। तो एक दिन के चूजे में ये लगाई जाती है। प्रश्न नंबर 150वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है कर लेना मेरे दोस्त, और अपने साथियों तक जरूर शेयर करना। जितने भी आपके पास ग्रुप है उन सभी में शेयर कर दो धड़ाके से, ठीक है। निम्न में से कौन सी पोल्ट्री की आवास प्रणाली है, बताइए। पोल्ट्री की आवास प्रणाली, डीप लीटर प्रणाली, पिंजरा प्रणाली और फ्री रेंज प्रणाली, तीनों ही प्रणाली जो है पोल्ट्री की है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, और कमेंट, लाइक, कमेंट, शेयर नहीं रुकने चाहिए, ठीक है। शेयर तो करते रहो, ठीक। बाकी जो है कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मेरे से डायरेक्ट आप बात कर पाएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी कहाँ मिलेगी आपको? चैनल इस वीडियो के लिंक बायो में भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। और बाकी आपको जो है इंस्टाग्राम की जो लिंक है और टेलीग्राम की जो लिंक है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, ये सभी आपको जो है यूट्यूब चैनल के बायो में आप चाहोगे वहाँ मिल जाएगी। और एक बार प्लेलिस्ट में जो भाई नए हैं वो प्लेलिस्ट पर विजिट जरूर करें, वहाँ से आपको पता चलेगा कि चैनल की अहमियत क्या है। तब आप सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना, और मैं तो चाहता हूँ आप शेयर करें, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, आप ही के लिए काम कर रहा हूँ भाई, तो आपसे उम्मीद नहीं करूँगा तो किससे करूँगा, है ना। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुझे लगता है दोस्तों शायद मिस्टेक हो गई कुछ यार। लास्ट के प्रश्नों को एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ मैं यहाँ से। अभी मुझे क्या कंफर्म नहीं हो रहा है, शायद ये वीडियो जो है पुश करना, प्ले करना, रिज्यूम करना मैं भूल गया हूँ। तो एक बार आपको मैं पेपर दिखा देता हूँ, उससे आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। चलिए, हाँ, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, पूरा पेपर। और मैंने आपको जो है राइट करवा रखा है, वैसे अगर उसमें कवर हो गया होगा तो अच्छी बात है, क्लास में नहीं हुआ है तो यहाँ से एक बार फिर से देख लें उनको, है ना। चलिए, मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, आप जो है पेपर को टिक मैंने कर ही दिए, वैसे आपको बताया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसको मैंने रिज्यूम किया था या नहीं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखो, ये स्क्रीन रिकॉर्ड वाला, इसको मैंने रिज्यूम किया नहीं, ये कन्फर्म मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये आपके लिए फिर से मैं एक बार पेपर को दिखा रहा हूँ, और पेपर के क्वेश्चनों को आप पढ़ देना, आंसर मैंने लगाए रखे, ठीक ठीक। चलिए, सभी पे टिक लगा हुआ है तो सभी देख लेना, है ना। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से सीधे कांटेक्ट करिएगा। कांटेक्ट कहाँ करोगे? इंस्टाग्राम पर, ठीक है, वहाँ से आप सीधे मेरे से बात कर पाएंगे। बाकी कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप जो है टेलीग्राम पर जुड़ जाना, वहाँ पर आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे, जिसके भी नोट्स आपको चाहिए सारा कुछ मिल जाएगा, डाटा, ठीक है। हो गए कंप्लीट, है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।